चैप्टर 2 का समरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था, F की फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला जब निकाले थे हम लोग, तो आया था फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। अगर कभी भी जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे और पाथ के इंडिपेंडेंट हो, तब फोर्स को कंजर्वेटिव कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि फोर्स को कंजर्वेटिव कब कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक चक्कर पूरा गोल घूम करके आए, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क डन हो जाएगा 0। तो किसी भी क्लोज्ड पाथ पे अगर वर्क डन 0 है, तब फोर्स को कंजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम Q टू पॉइंट R, जो होगा वर्क डन का फॉर्मूला दे दिया, इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, विच इज़ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है कुल मिलाकर के, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बाद हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोग पढ़ना चाहिए पोटेंशियल के बारे में कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज़ वर्क डन, ठीक है। किसके लिए वर्क डन, किसके लिए होगा ये, पर यूनिट चार्ज। कहाँ से, फॉर ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने पर जो वर्क करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकलती है, 1/4πε0 Q अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2, इसमें सिर्फ Q अपॉन आर। और इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है उसको कितना मान लेते हैं हम लोग, 0। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी। तो ये इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखा हुआ है, एक आर नीचे भी ले लिए, एक आर ऊपर भी ले, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। और ये किसके लिए, किसी भी डायपोल के लिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर, ठीक है। और अगर डायपोल के लिए पोटेंशियल निकालते थे तो 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है, जिसके नीचे में आर स्क्वायर आता है, ऊपर में आर आता है, ठीक है। तो सेम रिजल्ट वहाँ पर भी निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में भी। किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए अगर निकालना हो पोटेंशियल, तो सभी जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स होंगे सभी पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। डायरेक्टली ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, फिफ्थ पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होगा कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर V की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट है तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, 0। डेल्टा V 0 होगा तो वर्क डन भी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने पे कोई वर्क नहीं होता। अब ये कंडीशन तब पॉसिबल होती है जब E जो हो परपेंडिकुलर टू हो सरफेस के। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस ओवर विच पोटेंशियल जो V होगा हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, V की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैसा होगा, बता चुका हूँ पहले भी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले भी देख चुके हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U होता है 1/4πε0 Q1 Q2 और R होगा, 2 Q1 Q2 होगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक, एक डायपोल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस कर दें, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी डायपोल को हम लोग क्या कर दिए, प्लेस कर दिए ऐसा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखे हुए डायपोल पे टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता था P क्रॉस E, ठीक है।
और इसी पे हम लोग क्या देखेंगे, कुछ ना कुछ वर्क होगा इसका रोटेशन की वजह से, तो वर्क डन जो होता था वो निकलता था P.E, ठीक है, -P.E लिखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन चार्ज Q एक्सटर्नल टॉर्क दिया हुआ इतना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल P यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितनी होगी, -P होगी, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते थे कि कंडक्टर का बिहेवियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कैसा होगा, किसका बिहेवियर, कंडक्टर का बिहेवियर जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कैसा होगा। तो पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं हम लोग, तो पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड कंडक्टर कितना हो जाता है, 0। दूसरी पढ़ते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज कितना हो जाता है, वो भी 0 हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगर चार्ज 0 है अंदर पे तो चार्ज कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा। अगला पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है किसी भी कंडक्टर के लिए, वो जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि हम लोग इसी में पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है कि जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है अंदर पे किसी भी कंडक्टर कितनी होती है, 0, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और लास्ट पढ़ते हैं कि जो V होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब है डेल्टा V कितना होगा, 0। और अगर डेल्टा V 0 है इसका मतलब है कि वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। मतलब मेटल के सरफेस पे एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होता। इसी को देख लेते हैं क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर पे कितना होता है, 0, ठीक है। जस्ट आउटसाइड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये n क्या बताता है कि वेक्टर जो होगा वो नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा। अब चार्ज जो है अंदर पे कितना है, 0, इसका मतलब है चार्ज कहाँ पर है, रिसाइड्स ऑन द सरफेस। जो V होता है, V की वैल्यू कैसी होती है, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अंदर पे कैविटी के अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो जितनी प्रॉपर्टी बताए उतनी लाइन से लिखा हुआ है, E इनसाइड 0 होगा, Q जो होगा वो भी 0 होगा, E परपेंडिकुलर होगा, E की वैल्यू आउटसाइड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, अंदर पे फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगला पढ़ते हैं हम लोग कैपेसिटेंस की ओर। कैपेसिटेंस कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर क्या होगा, टू कंडक्टर का सेपरेट बाय इंसुलेटर, दोनों के बीच में इंसुलेटर होगा और C की वैल्यू Q/V होगी। और जो C होता है वो पोटेंशियल, C जो होता है वो शेप और साइज़ पे डिपेंड करता है बस, ठीक है। और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, 1 फैरेड, जो कि बहुत बड़ी होती है। C का फॉर्मूला निकलता है A एप्सिलॉन 0/D, यहाँ पर A एरिया है और D उसके बीच का डिस्टेंस है। तो कैपेसिटेंस C जो होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R एक फार्मूला पढ़े, और C होता है Q/V दूसरा फार्मूला पढ़े। और कैपेसिटेंस का एक और पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर तो A एप्सिलॉन 0/D होता है। और इन सभी फार्मूले से क्या पता चलता है कि कैपेसिटेंस जो है वो जो होगी मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, Q और V पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब अगर कोई मीडियम डाल दें तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस मीडियम का जो होगा वो कैपेसिटेंस जो होगा वो K टाइम से बढ़ जाता है। तो इसको भी समझा लीजिए, जहाँ पर K क्या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस बढ़ ही जाता है कुल मिलाकर के। फिर कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो Q होगा वो सेम रहेगा और जो V होगा वो सब में डिफरेंट रहेगा, और जो V की वैल्यू टोटल वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 या जितने भी वोल्टेज होंगे सब के बराबर आएगा। और जो कैपेसिटेंस होगा 1 अपॉन कैपेसिटेंस इन सीरीज इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 ... 1/Cn रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे। सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो जो Q होगा वो डिफरेंट होगा, V जो होगा वो सेम होगा, और इसकी वजह से लिखते थे Q = Q1 + Q2 + Q3 ... Qn तक, और लास्ट में फॉर्मूला निकलता है C = C1 + C2 + C3 से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया।
इसके बाद एनर्जी की वैल्यू पढ़ेंगे, यू जो होगा वो होगा हाफ क्यू वी, 12th पॉइंट है, हाफ क्यू वी इसी को बोल सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, और यही होगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन वी। अब देखते हैं डायमेंशन फार्मूला, सारे पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला ऐसा यूनिट देख सकते हैं, कैपेसिटेंस का होगा, याद करना टोटल मिला करके कुल, ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। पॉइंट्स टू पॉन्डर में पहले दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विद द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस एट रेस्ट पे डील करता है, बट इफ़ देयर इज़ अ फोर्स ऑन चार्ज हाउ कैन इट बी रेस्ट। क्वेश्चन समझ में आया ना, कि अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस अगर रेस्ट पे रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज एट रेस्ट, पर फोर्स लगने पर तो चार्ज जो होगा मूव करने लग जाना चाहिए, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, दस when we are talking of the electrostatic force between charges, it should be understood that each charge is back kept at rest by some unspecified force that oppose the net coulomb force। मतलब उसको जब तक स्टोर करके या किसी चीज़ से पकड़ के ही रखेंगे तब तक वो फोर्स को फील नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या ये टॉपिक समझ में आया कि चार्ज पे अगर फोर्स लगता है, कूलम्ब फोर्स लगता है, तो रेस्ट पे कैसे हो सकता है, तो रेस्ट पे लाने के लिए एक अनस्पेसिफाइड फोर्स की जरूरत होती है जिसको हम लोग जनरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, ठीक है। नेक्स्ट, अ कैपेसिटर इज सो कॉन्फ़िगर्ड टू कन्फाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद इन द स्मॉल रीजन ऑफ द स्पेस। उनको इतना पास रखते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स को ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में फंसा रह जाए, ठीक है, बहुत पास हो। दस इवन तो फील्ड मे हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर ऑफ द कैपेसिटर स्मॉल। पोटेंशियल की वैल्यू क्या रह जाती है उसमें, स्मॉल की स्मॉल रह जाती है, ठीक है। फिर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल चार्ज सेल, डिसकंटिन्यूअस है, अंदर पे कितना होगा 0 और सरफेस पे कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पूरे सरफेस पे सेम आएगा। इसको कहने का मतलब समझते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। फिर बाहर पे फिर उतना ही हो जाएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल सरफेस पे होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, अंदर पे होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। मतलब पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस से अंदर तक कहीं पर भी लो, पूरे जगह पे कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगला दिया है टॉर्क के बारे में, जो टॉर्क होगा, द टॉर्क P ऑन द डाइपोल कॉजेज ऑसिलेट करेगा ओनली इफ देयर इज डिसिपेटिव मैकेनिज्म, द ऑसिलेशन आर डैम्प्ड एंड डाइपोल इवेंचुअली अलाइन विथ ई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा ऑसिलेट करके छोड़ देने पे थोड़ा देर तक ऑसिलेट करता है, उसके बाद क्या होगा, वो वापस अपने उसी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है, स्टेबल स्टेट में आ जाता है। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट इट्स ओन लोकेशन इज़ नॉट डिफाइंड, खुद के पोजीशन पे डिफाइन नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू 0 हो जाएगी, R की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। In expression to QV, the potential energy of charge QV is potential due to external charge and not potential due to Q। इस हर फॉर्मूले का अलग Q अलग अलग फॉर्मूला है। इसमें जो Q है V में, ये Q जो है वो सोर्स चार्ज है, सॉरी ये जो है टेस्ट चार्ज है। और अगर बात करेंगे V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, तो इसमें ये सोर्स चार्ज होता है, तो उस फॉर्मूले को समझाया वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द कैविटी inside the conductor is shielded from outside electric influence. It is worth notice that electrostatic shielding does not work on either way round. That is, if you put charge inside the cavity, the exterior of the conductor is not shielded from the field inside the charge। मतलब अंदर वाले चार्ज से बाहर वाले फील्ड से अंदर वाले चार्ज को या अंदर वाली जगह को स्टोर मतलब बचाया जा सकता है, लेकिन अंदर वाले चार्ज का फील्ड बाहर पे नहीं रोका जा सकता, इसको समझाया, ठीक है। तो शील्डिंग कहाँ से हो सकती है, एक ही डायरेक्शन पे से, दोनों साइड पे डायरेक्शन पे नहीं हो सकती। चैप्टर 2 NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि दो चार्ज हैं 5 × 10⁸ कूलम का और -3 × 10⁻⁸ कूलम का 16 सेंटीमीटर अपार्ट है, और दोनों के बीच में कहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, ऐसा करके निकालना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको सिंपल ऐसा समझ लेते हैं पहले कि एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं A है, यहाँ पर चार्ज Q है 1 है, यहाँ पर चार्ज Q 2 है,
एक माइनस में और एक प्लस में। इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, और इस पॉइंट x पे जो पोटेंशियल है v है वो क्या है, 0। तो क्या निकलेगा, पोटेंशियल ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया o। तो पोटेंशियल ड्यू टू a, va की वैल्यू क्या होगी, तो va की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 q1 अपॉन x, और vb की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 q2 माइनस में अपॉन a माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस a है। अब टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, va प्लस vb, और इक्वल्स टू क्या बोला हुआ है, 0। तो 1/4πε0 q1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस q2 अपॉन या प्लस इतना 1/4πε0 a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ साइड चेंज करना है, 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा, q1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू q2 अपॉन a माइनस एक्स। पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8 अपॉन एक्स इक्वल्स टू q2, मतलब 3 × 10⁻⁻8, क्योंकि नेगेटिव साइन कैंसिल हो चुका है, अपॉन a माइनस एक्स मतलब 15 माइनस एक्स। चाहे तो इसको मीटर में चेंज कर सकते थे, पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आंसर सीधा सेंटीमीटर में आ जाए। ठीक है, अब क्या होगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, साइड चेंज कर देते हैं, 5 × 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। तो हो जाएगा ये 5 × 15 माइनस 5x इक्वल्स टू 3x। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है बस इसको। तो ये डिस्टेंस जो दिया 15 नहीं 16 दिया है क्वेश्चन में, इसको 16 कर लेते हैं, इसको 16 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 16 हो जाएगा, फिर साइड चेंज कर देंगे, तो 5 × 16 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5x। तो 5 × 16 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, काट देंगे दो बार में, x इक्वल्स टू 10 आएगा। 10 क्या, क्योंकि यूनिट चेंज नहीं किए हैं तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा पहले वाले का आंसर। ठीक है, सिंपली टोटल पोटेंशियल की वैल्यू 0 पुट करके सॉल्व कर दिए हैं, तो आंसर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। सेम क्वेश्चन में फिर से देखते हैं, अगर यहाँ पर प्लस q1 था, यहाँ पर माइनस q2 था, और जो पॉइंट लिया हुआ था वो पॉइंट बाहर पे ले लें, तो क्या हो जाएगा। तो जो अगर पॉइंट को बाहर पे लेंगे हम लोग, तो इस पॉइंट की इस पॉइंट को मान लेता हूँ O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को A, और ये पूरा डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से आधा डिस्टेंस को क्या लिए थे हम लोग, x लिए थे पिछली बार। ठीक है, तो V ड्यू टू A, O पे कितना होगा, तो वो हो जाएगा Q अपॉन KQ अपॉन x, और V ड्यू टू B क्या होगा, तो वो हो जाएगा KQ अपॉन x माइनस, इससे पहले वाले में a माइनस एक्स था, और ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, माइनस आएगा। अगर टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो VA प्लस VB हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, तो VA इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस VB। पुट करते हैं, नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो बचेगा KQ1 अपॉन x इज इक्वल्स टू KQ2 अपॉन x माइनस a। k से k कैंसिल आउट हो गया, Q1 की वैल्यू 5 है, अपॉन x निकालना है, इज इक्वल्स टू Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻8, यहाँ भी है 10⁻⁻8, और डिस्टेंस क्या है, x माइनस 16। ये -8 भी -8 से कैंसिल हो गया, साइड चेंज करते हैं, तो 5x माइनस 16 × 5 इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 2x इक्वल 16 × 5 हो जाएगा, x इक्वल्स टू होगा 16 × 5 अपॉन 2, कैंसिल आउट कर देंगे तो 8 5 से हो गया 40, तो x इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ये आंसर, तो इसके दो आंसर पॉसिबल है, एक निकाल के दिए 10 और एक निकाल के दिए 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक रेगुलर हेक्सा
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 2.2। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ द वर्टिसेस। एक हेक्सागन है, इसके वर्टिसेस, हर वर्टिसेस में कितना चार्ज दिया हुआ है? 5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे कितना होगा। तो एक हेक्सागन बना लेते हैं हम लोग। ये एक हेक्सागन बन गया, ठीक है। अब इस हेक्सागन की बात करेंगे तो हर वर्टिसेस पे चार्ज कितना गिवन है? हर वर्टिसेस पे चार्ज गिवन है Q। तो यहाँ पर भी Q है, यहाँ भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q है। इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए। तो ये जो डिस्टेंस, अगर ये A है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ये भी A, ये भी A हो जाएगा। पॉइंट का नाम रख लेते हैं। पॉइंट का नाम क्या मिलेगा अपने पास? हम लोग रखते हैं पॉइंट का नाम, इस पॉइंट को बोल दिए A, B, C, D, E और F। तो पोटेंशियल जो था VA की वजह से क्या होगा? तो VA की वजह से हो जाएगा K Q अपॉन A, क्योंकि साइड एक ही है। और यही जो होगा VB भी होगा, और यही VC भी होगा, VD भी होगा और VE भी होगा। हर साइड से लगने वाला जो पोटेंशियल होगा, और F की वैल्यू भी इतनी आएगी, हर साइड से लगने वाला पोटेंशियल जो होगा वो सेम ही आएगा। तो अगर टोटल पोटेंशियल की बात करें तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? V इक्वल्स लिख सकते हैं, सभी को जोड़ देंगे, 6 साइड तो 6 इंटू 1/4πε0 चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस A। ये आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 का 6 इंटू, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, चार्ज की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रोकूलम में दिया हुआ था, अपॉन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा वही आंसर होगा। तो आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 2.3। दो चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम के और -2 माइक्रोकूलम के, प्लेस एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर अपार्ट, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंट सर्फेस सिस्टम। ठीक है, तो दो चार्ज होंगे तो कुल मिला के एक डाइपोल है। एक साइड पे -Q है, एक साइड पे +Q है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ A, और बोला है कि ऐसा आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सर्फेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेस बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के लिए हम लोग के पास कंडीशन क्या होगा कि जो V होता है वो 0 होना चाहिए। डेल्टा V जो होगा 0 होना चाहिए, मतलब V की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस पे सेंटर से पास होता हुआ एक नॉर्मल प्लेन बनाऊँ ऐसे करके, इस प्लेन पे हर पॉइंट पे जिस जगह पे भी निकालूंगा तो V की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 0 निकल जाएगी, क्योंकि माइनस है प्लस है, हर बार डिस्टेंस सेम रहेगा, और जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी? सेम मिलेगी। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा एक ऐसा प्लेन होगा जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी निकलेगी? 0। तो एक ऐसा प्लेन बनाएंगे जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे पास होगा। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेशन में आ जाता है। Question number 2.4. A spherical conductor of radius 12 cm has charge distributed uniformly in the surface. What is electric field? Inside, outside, just ये तो कर चुके हैं, गॉस थ्योरम से निकाल चुके थे कि इनसाइड पे आउटसाइड पे कितना होता है। ठीक है, तो पूछा है इनसाइड पे, तो इनसाइड पे कितना होगा? 0, इसको निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो पहले का आंसर क्या निकल जाएगा? 2.4 का जो पहला होगा उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर के सेंटर अंदर पे टोटल चार्ज होता है 0, इसीलिए इसके अंदर फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0। फिर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड E जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड E की वैल्यू क्या होती है? E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R², जो रेडियस होगी उतनी। ठीक है, पुट करना है बस। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। काटना है, काटने के बाद जो बच्चा है वो ये आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा ताम जाऊंगी इसमें।
जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, कुछ नहीं। ये 9 जो होगा 12 से कटेगा, 1.6 भी 12 से कटेगा, ये पावर माइनस होंगे, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे कितना मिले 10⁵। इसी के बाद बोलता है कि अगर 18 सेंटीमीटर दूरी पे इस पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो जो आर की वैल्यू 12 पुट किए थे उसके जगह पे 18 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻7, डिस्टेंस हो जाएगा 1.8 या 18 सेंटीमीटर, तो 18 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.9 10⁻9 पुट कर देंगे, आंसर बचेगा 4.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 2.5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5 में क्या बोला कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर है और उसकी कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरेड है। पिको मतलब 10⁻⁻12 फैरेड है, ये हो गया। ठीक है, व्हाट विल द कैपेसिटेंस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी जब उसके अंदर मीडियम डाल देंगे। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है A/ε0/d। अगर मीडियम डाल दें तो ये C0 हो गया, अगर मीडियम डाल दें तो फॉर्मूला हो जाएगा A/ε/d। तो C मीडियम की वैल्यू क्या निकल जाएगी, A/ε0/d इंटू K, जहाँ पर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी जब डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, तो ये 2 घूम करके ऊपर आ जाएगा। तो C न्यू या CM जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वो हो जाएगा A/ε0/d इंटू 2K। A/ε0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसको बोल दिया C0 इंटू 2K। C0 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 8 पिकोफैरेड इंटू 2 का 2 और कांस्टेंट की वैल्यू 6 हो गई। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 मतलब 96 पिकोफैरेड। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 2.6 देखते हैं। तो 2.6 क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 कैपेसिटर है 9 माइक्रोफैरेड के। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और तीनों को किस में कनेक्ट कर दिए, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए। तीनों को अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो 1/CS इक्वल्स टू हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C इक्वल्स टू 3/C, क्योंकि तीनों बराबर थे। तो CS क्या निकलेगा, C/3 इज इक्वल्स टू 9/3, काट देंगे तो आंसर आएगा 3 माइक्रोफैरेड का। तो व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन का, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब बोला व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो 120 वोल्ट का इसको सप्लाई दिए हैं ऐसा, क्योंकि सब बराबर बराबर है, कैपेसिटेंस बराबर, सब में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर होगा, 3 भाग में बच जाएगा। तो इसका में जो टोटल वोल्टेज जो था 120 था, तो एक में कितना जाएगा 3 भाग में बांट देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। सब कैपेसिटेंस में कितना कैपेसिटेंस चला जाएगा और कितना वोल्टेज जाएगा 40 वोल्ट। ये हो गया इसका बी। 2.7 देखते हैं। 2.7 क्वेश्चन में क्या बोला, 2.7 में बोला भाई 3 कैपेसिटर हैं और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो पैरेलल में कनेक्ट कर दें 3 कैपेसिटर को, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा इस बार, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू 9 पिकोफैरेड। और बोला क्या है, ये पहला आंसर हो गया ए। फिर बोला डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सब पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है, इसका बी। तो Q की वैल्यू होती है CV। वोल्टेज जो सप्लाई की है वो 100 है, ये है 2, ये है 3, ये है 4 माइक्रोफैरेड का, पिकोफैरेड का सॉरी। तो Q पहले वाले मतलब सेकंड वाला चार्ज है उसके ऊपर अगर निकालना चाहूँ मैं तो वो कितना निकलेगा, ठीक है। तो 2 × 100 कर देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻12
इंटू 100, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10। Q2 कितना होगा सेम निकाल सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻10। और Q3 जो होगा वो कितना निकलेगा, थर्ड वाले पे चार्ज, वो 4 का था तो 4 इंटू 10⁻⁻10, सब में 10⁻2 मल्टीप्लाई जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.8 में क्या बोला है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन देम, प्लेट हैज़ एरिया दिया हुआ, डिस्टेंस दिया 3 mm, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद 12 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो पहले सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग में लगाना। फॉर्मूला क्या बोलता है कि C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ठीक है, सारी वैल्यू दी हुई है। A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 इंटू 10⁻3, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और D की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि D है 3 mm, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻3। सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.71 पिकोफैरेड। फिर पूछा व्हाट इज़ द चार्ज, चार्ज निकालना है। तो Q इज इक्वल्स टू होता है CV। C की वैल्यू कितनी दी है 17.71 इंटू 10⁻⁻12, और V की वैल्यू दी हुई 100, तो आंसर आ जाएगा 17.71 इंटू 10⁻⁻10। क्वेश्चन नंबर 2.9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.9 में क्या बोला है कि पिछले वाले क्वेश्चन में अगर 3.1 mm थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दें तो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग के पास जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाते हैं तो C मीडियम का जो होता है वो चेंज हो जाता है, K टाइम ऑफ C0 हो जाता है। तो K की वैल्यू है 6 और C0 प्रीवियस क्वेश्चन में कि कैपेसिटेंस प्रीवियस क्वेश्चन में कितना निकला है 17.71 इंटू 10⁻⁻10। इसको सिंप्लीफाई करना है बस, तो कितना आ जाएगा 106 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 106 पिको फैरेड। ये आंसर हो गया। पिछले क्वेश्चन में दिया था वोल्टेज की सप्लाई कितनी थी, 100 वोल्ट की थी, तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी अब, क्योंकि कैपेसिटी तो बढ़ चुकी है। तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 106 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 106 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये आंसर है कि चार्ज की वैल्यू। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.06 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ये चार्ज की वैल्यू हो गई जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कनेक्ट किए और कंडीशन क्या थी कि वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड था तब। अब इसी में बोलता है कि क्या हो जब वोल्टेज सप्लाई को रिमूव कर दें। जब वोल्टेज सप्लाई को रिमूव करेंगे तो C का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू क्या निकलेगी, Q इज इक्वल्स टू होगा 1.771 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, पिछले वाले क्वेश्चन के बराबर। तो V डैश क्या निकल जाएगा, Q अपॉन C डैश, और C डैश अभी निकाल चुके हैं तो हो जाएगा 1.771 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 106 इंटू 10⁻⁻12। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16.7 वोल्ट हो जाएगा। मतलब वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, पोटेंशियल की वैल्यू जो दोनों प्लेट के बीच में थी वो कम हो गई, 16 वोल्ट बचा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, एक 12 पिको फैरेड कैपेसिटर है और उसको 50 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। पूछा एनर्जी कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन में बोला है एनर्जी की वैल्यू, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, एनर्जी E इक्वल्स टू होता है हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ का हाफ, C की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर। ये काट देंगे 6 बचेगा, ये 25 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है बस। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 12 है और ये
4 जीरो और आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 1.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, इतना एनर्जी बच जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना बस इसको, 6 को 25 से इंटू करने पे इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.11। इसमें क्या बोलता है कि 600 पिकोफैराड कैपेसिटर का कैपेसिटर उसको 200 वोल्ट के सप्लाई से चार्ज किए। इफ़ इट इज़ देन डिसकनेक्टेड टू द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैराड वाले में कनेक्ट कर दी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। अब इस लॉस ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो तो उसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो पहले की एनर्जी निकाल लेंगे, बाद की एनर्जी निकाल देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो पहले की एनर्जी कितनी थी, पहले सिर्फ एक ही कैपेसिटर में एनर्जी थी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ CV²। तो कितना हो जाएगा, हाफ का हाफ इंटू सी की वैल्यू होगी 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वी की वैल्यू होगी 200 का स्क्वायर, ये एनर्जी निकल गई। अब क्या हुआ, दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो टोटल कैपेसिटेंस होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो कैपेसिटर सीरीज़ में जोड़ें, कैपेसिटेंस नया वाला कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C' अगर उसको बोलता हूँ तो 300 इंटू 10⁻⁻12 इतना फैरेड हो जाएगा। तो इस बार एनर्जी की वैल्यू क्या निकलेगी, हाफ का हाफ इंटू, अब दो लोग हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, हाफ का हाफ इंटू 300 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻12 और 200 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा सर। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 और 2 6 बचेगा, तो बचेगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, इतना बच गया अभी। और पिछले वाले में कुछ को सॉल्व कर लेंगे, तो ये एक 6 कट जाएगा या एक 2 कट जाएगा और 6 2 12 हो जाएगा, तो यहाँ का 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब कितना एनर्जी का लॉस हुआ, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो एनर्जी का लॉस इक्वल्स टू 12 - 6 कर देंगे, तो 12 - 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स, तो इतनी एनर्जी का लॉस हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो NCERT क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, थैंक यू।